जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यारा नमस्कार। मित्रों, अगर ये पेशवाई की सीरीज इसके पहले की भारतीय स्वातंत्र युद्ध 1857 और अलेक्जेंडर से लेके पूरा मुगल काल अगर आपको सुनना है और सुनने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें। और जो भी सब्सक्राइबर है उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाए, क्योंकि कुछ यूट्यूब के नए नियम निकले हैं तो उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है। ऐसे हम मेरे गुरुजी अभिषेक तिवारी और संजय दीक्षित, इन दो चैनलों ने बार बार आपको रिक्वेस्ट की है कि आप बेल आइकॉन दबाओ, इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि आप कृपया बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मित्रों, दत्ताजी शिंदे का अकस्मात निधन हुआ। दिन था मकर संक्रांति 1760। एक अनसुने अंडररेटेड, मैं कहूँगा फॉरगॉटन हीरो जिसे कहते हैं, एक महान पराक्रमी योद्धा को हमने गंवा दिया। दत्ताजी शिंदे ने अपने प्राणों की आहुति दिल्ली में दे दी। एक ब्रिटिश पत्रकार हैं, एक ब्रिटिश इतिहासकार भी, वैसे तीन हैं, और हमारे सरदेसाई गुरुजी भी है। अब उनका मानना ये है कि शाहजहानाबाद में बदाऊं के घाट पे ये लड़ाई हुई थी, ऐसे उनका मानना है। और मैंने तो बुराड़ी का जिक्र किया है कि बुराड़ी की लड़ाई हुई थी। अब ये निश्चित है कि अब्दाली अंबाला से सोनपत के रास्ते दिल्ली आया था, ये तो प्रूव है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के नज़दीक बदायूं के आसपास कहीं हुई थी, बिकॉज इन लोगों का भी कहना है कि ये लड़ाई पुरानी दिल्ली यानी शाहजहानाबाद में बदाऊं के घाट पे हुई थी। अब शाहजहानाबाद में, पुरानी दिल्ली में बदाऊं का घाट मुझे नहीं दिखा, क्योंकि शाहजहानाबाद तो पुरानी दिल्ली ही है। अब नाम से ही पता चलता है कि ठरकी शाहजहां जब आगरा से दिल्ली लौटा और पुरानी दिल्ली में बसा तो यहीं अपनी राजधानी उसने कर दी थी। पुरानी दिल्ली यानी मोटा मोटी अब जामा जो विवादित ढांचा है, चांदनी चौक, ये सब पुराने दिल्ली में ही आता है। तो मुझे शंका है कि कहीं आईटीओ के आसपास कोई घाट होगा पुराना, और वहीं तो ये लड़ाई नहीं हुई। नहीं समझ पा रहा हूँ, ना समझूं, ना दिल्ली वासी हूँ ना इतिहास तज्ञ हूँ। मैंने बहुत दिन से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ कि सत्य क्या है। कोशिशें भी की कि ये लड़ाई भैया हुई कहाँ, ये बदाऊं का घाट शाहजहानाबाद में है कहाँ। अब बहुत सारे वामपंथियों ने रट्टा मार के, क्योंकि उन्होंने रट्टा विदेशी इतिहासकारों का ही मारा है, तो उन्होंने रट्टा मार के बताया कि बुरारी की ये लड़ाई। अब बुरारी हम जानते हैं कि इनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, और उनके व्यंजन जो है वो 27 ही हैं। तो बुराड़ी जो ड है वो बोलने में परेशानी होती है, इसके लिए वो बुरारी कर दिया। तो हमारे इधर के भांडों ने भी बुरारी की लड़ाई करार दिया। खैर, मैं विषय में अज्ञानी हूँ तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम नक्शे पे नज़र डालें मित्रों, तो ये लड़ाई दिल्ली के यमुना तट पे हुई है, ये निश्चित। दत्ताजी मालोजी शिंदे, इनके समर्पण को इतिहास ने ज़्यादा सम्मान नहीं मिला, दुर्भाग्य है। जनवरी 1761 के पानीपत युद्ध के साये में 1760 में दत्ताजी का बलिदान मुझे लगता है कहीं छिप गया है। पिता मालोजी, वो शुजारपुर माड़वा में उन्होंने बलिदान दिया। बड़ा भाई जयाप्पा, नागौर में उसकी हत्या हो गई। छोटा भाई ज्योतिबा, जो 3 जनवरी 1760 को ही वीरगति प्राप्त हुआ कुंभेर के पास। और हमारे दत्ताजी
10 जनवरी 1760 को दिल्ली के पास अनंत में विलीन हो गए। अब मालोजी के चौथे बेटे थे तुकाजी और जयाप्पा का पुत्र था जनकोजी। इन दोनों को नियति ने शायद पानीपत में वीर मरण के लिए बचाए रखा था, नहीं तो ये दोनों भी इस युद्ध में मारे जाते। पानीपत में अपना अचाट पराक्रम दिखाते महादजी ये मालोजी राजा के 5वें पुत्र थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, राजकीय समझबूझ दिखा के ये तात्कालीन पानीपत के बाद के मराठाओं का जो पुनरुत्थापन हुआ है उसमें बड़ी भूमिका महादजी शिंदे ने निभाई। अब मित्रों, आप भी समझ गए होंगे कि पूरा महाराष्ट्र आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से विशेष प्रेम, आदर और सम्मान की भावना क्यों रखता है। इसके पीछे का ये शिंदे का इतिहास है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्यार देता है। इस घराने ने हिंदवी स्वराज्य की मित्रों लगातार 250 साल सेवा की है और बड़े निष्ठा से की है। एक ही अपवाद है जिवाजीराव शिंदे का, जो 1857 की लड़ाई में उनका वर्तन शिंदे खानदान जैसा नहीं था, शोभनीय भी नहीं था। मैंने उस पर 2 एपिसोड ऑलरेडी कर रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो आप भी समझ जाओगे कि जिवाजी शिंदे ने क्या बर्ताव किया था। और एक तो एपिसोड जिवाजीराव का ऐसा है जिसको 2500 लोगों ने देखा। भाई 2500 मेरे लिए तो स्वर्ग समान है। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये वीडियो 2500 तक पहुंचा कैसे। खैर, मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने बताई कि भाई बुराड़ी हो या ITO के पास हो, जो मुझे लगता है। अब्दाली ने पहले अटक, फिर लाहौर, फिर सरहिंद और उसके बाद अब दिल्ली से मराठों को पराभूत करके उनका शक्तिपात कर दिया था। मनुष्य में कुछ ना कुछ तो कमतरता, कमियां तो होती ही हैं। हाँ, अब पर्वतमाला, जंगलों में गोरिल्ला वॉर, गनिमी कावा से हर बड़े मोमेडियन, आक्रांता, दरिंदे धर्मांधों को मात देने वाले ये मराठे ऐसे लगता है कि मैदानी इलाकों में फंस गए, क्योंकि वो मैदानी इलाकों के बारे में शायद नासमझ थे। मैदानी युद्ध में संख्या का बड़ा महत्व होता है। फिर संख्या, उनकी रणनीति, संख्या के टुकड़ियों की पोजीशनिंग, सैन्य रचना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। शायद मैं कोई फौजी नहीं हूँ तो आधा अधूरा ज्ञान आपके सामने रख रहा हूँ। और भी मैदानों के कुछ फायदे होंगे जो हमारे पूजनीय सैनिक हमें शायद बता देंगे। जो भी है, मराठों का शक्तिपात हुआ, ये अंतिम सत्य है। दत्ताजी का परिवार तब रेवाड़ी में था, मैंने आपको बताया था। अब 10 जनवरी के बाद शिंदे के परिवार को रेवाड़ी से कोटपुतली के पास भेजा गया। कोटपुतली अलवर के बिल्कुल नज़दीक है, आप मैप देख सकते हो। उनको तब तक कोटपुतली के पहुंचने तक दत्ताजी के देहांत की खबर नहीं दी गई थी, क्योंकि दत्ताजी की सुविद्य पत्नी भागीरथी बाई तब गर्भवती थी। उनके दिन भी अब पूरे होने को आए थे। घायल जनकोजी को लेके जानराव वाबड़े और यसाजी ये रेवाड़ी चले गए। ये मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया। अब वहाँ पे जहाँ घाट पर ये लड़ाई हुई और दत्ताजी मारे गए, वहाँ पीछे बुराड़ी के छावनी में संदीप बेग, जो मैंने बताया ना अदीना बेग का साथीदार था पंजाब का, उसके 2 पुत्र और पंजाब का प्रधान लक्ष्मी नारायण छावनी पे खड़े थे। अब यहाँ पे कांड हुआ, गिलचे छावनी की तरफ भागे। पूरी छावनी उन्होंने ध्वस्त कर दी। सारा सामान, हाथी घोड़े के साथ इन तीनों को भी कैद करके वो आगे निकल गए।
दत्ता जी का एक खानसामा था जिसका नाम था राजाराम चोपदार। वृद्ध था लेकिन पहले दिन से दत्ता जी के साथ था। मित्रों, यमुना तट पर दत्ता जी के शव का दहन इसी ने किया। 3000 रुपए का दान धर्म भी राजाराम चोपदार ने किया। अब्दाली के सैनिक आगे जनको जी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े थे, लेकिन जनको जी, जीवाजी और यसाजी उनके हाथ आखिर तक नहीं लगे। इन दोनों ने जनको जी को रेवाड़ी तक पहुंचाया। जब जनको जी परिवार के पास पहुंचा तो परिवार वालों को बता दिया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ होगा। दीवान रामजी अनंत दाभोलकर और रूपराम कटारे ने परिस्थिति को संभाला और थोड़ा सा शांत किया। भागीरथी बाई बेसुध हो गई। 7 महीने की गर्भवती माता, बताओ हाँ क्या सहना पड़ा होगा उसको। रेवड़ी तुरंत छोड़ के वहां से निकलने का समय अब आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ये गर्भवती माता भागदौड़ तो कर नहीं सकती थी। तो कुसाजी शिंदे, ये जो सरदार थे, ये पीछे रह गए और उन्होंने अपने साथ 4 बोहियों को भी रखा। जो पालकी उठाने वाले और पालकी को ले जाने वाले थे ना, ये 4 बोही को उन्होंने साथ रखा। बाकी का पूरा परिवार तो कोटपुतली निकल चुका था। जो रेवाड़ी से लगभग आप कहिए कि 75 किलोमीटर के आसपास अलवर के पास कोटपुतली पड़ता है। यहाँ कोटपुतली से हमारे 68 साल के वयोवृद्ध माननीय मल्हार राव ने कुटुंब से मिलके उनको सांत्वना दी। हाँ मल्हार बा दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन जयपुर के आसपास थे तो अलवर के पास पहुंच गए। बताओ दत्ता जी के मृत्यु की मित्रों कपोल कल्पित ज्यादा मुस्लिम वर्चस्ववाद को प्रखरता से सामने लाने वाली 8-10 कहानियां हैं, और मुझे लगता है ये सामान्य है। आगे पानीपत का जब युद्ध हुआ तो उसके दौरान भी अनंत कहानियां आगे आप सुनेंगे। ये भी बताऊंगा कि इसमें से अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियां कौन कौन सी है, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि सत्य और एकमेव सत्य आपके सामने रखूं। पुरुषोत्तम पंत ने अपने पुस्तक में लिखा है कि 20 जमा दिलावल, ये कोई इस्लामी साल लगता है, तारीख लगती है पता नहीं, 20 जमा दिलावल यानी 10 जनवरी दत्ताजी शिंदे का गर्दन में गोली लगने से देहांत हुआ। एक साहूकार था दिल्ली का, उसने भी एक पत्र भेजा है। उसके पत्र में लिखा है कि युद्धात गोळी लागून दत्ताजीचे निधन झाले। बस एक वाक्य लिखा है कि युद्धात गोळी लागून दत्ताजीचे निधन झाले। वो ब्यौरा नहीं देता घटना का, लेकिन ये जरूर लिखता है कि भाई युद्ध में गोली लग के दत्ताजी का निधन हो गया। एक और हमारे दिल्ली के अधिकारी थे गोविंद विश्वास राव, ये लिखते हैं कि घोड़े के घायल होने से दत्ताजी जमीन पे उतरे थे और 4 गिलचों ने, गिलचे यानी मराठी में पठान, 4 गिलचों ने नजदीक से उन पर गोलीबारी की। तर्क और विवेक की कसौटी पर अगर इन सब घटनाओं को, ये जो लेखांकित है उन कथाओं को नापा जाए तो हाँ, एक तो ये तो शाश्वत है कि युद्ध भूमि में गोली लगने से दत्ताजी का निधन हुआ। नंबर 1, जनको जी कोटपुतली निकले। नंबर 2, वहाँ मल्हार राव शिंदे परिवार से सबसे मिले। नंबर 3, वहाँ दिल्ली में अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को बादशाह बनाया। हाँ, पूरे बाजारों में उसकी वो ढोल के साथ जो आवाज़ देते हैं ना, वो दे दी। सबको बता दिया कि भाई आज से दिल्ली का बादशाह तैमूर है। शहाबुद्दीन को बख्शी बना दिया, यानी संरक्षण मंत्री बना दिया। 12 जनवरी के एक पत्र है, उसमें लिखा है कि मल्हार राव आने वाले हैं, लेकिन हम रेवाड़ी से इटावा जाने वाले हैं।
ये गोविंद पंत का पत्र है, लेकिन अन्य दस्तावेज जो उपलब्ध है वो बताते हैं कि कोटपुतली से ये सारा परिवार सबलगढ़ ग्वालियर के पास पहुंचा, तब भी गोविंदराव उनके साथ ही थे। 12 जनवरी में गोविंदराव कहते हैं कि मल्हारराव आने वाले थे कि हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम रेवाड़ी से डायरेक्ट इटावा जाएंगे, हम कोटपुतली नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद के जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि इसका सीधा मतलब है गोविंदराव उन्हीं के साथ थे, वो रेवाड़ी से डायरेक्ट वो बरेली के इटावा के आसपास निकलने वाले थे, वो नहीं निकले, क्योंकि 4 मार्च को गोविंदराव जनार्दन पंत एरंडे, जो एक वित्त अधिकारी था पेशवा का, जो वहाँ पे गया था उनके हिसाब के लिए, आगे मैं बताऊंगा, उनको जनार्दन एरंडे को लिखता है कि कल मध्यरात्रि भागीरथी बाई प्रसूत हो गई, उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें रुकना पड़ा। आ गया कारण, आ गया। कल पंचमी को, यानी पत्र लिखने के दूसरे दिन शायद पंचमी थी, तो कल पंचमी को मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। गत कुछ महीनों से अपरिमित श्रम हुए हैं। सीधा मतलब है कि गत पूरे 1 साल गोविंद पंत अखंड मराठों के अभियान में जुड़ा हुआ था और युद्ध भूमि में था। वो बुंदेलखंड अपने घर पहुंचा ही नहीं था। अव्याहत 1 साल गोविंदराव लड़ रहा था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि गोविंदराव का पिंड लश्करी था ही नहीं, वो पिंड मुल्की था। भाई ऑफिस में लिखा पढ़ी करने वाला कारकुन था। अब बाजीराव ने उसे बुंदेलखंड में अभियान में शामिल करके डायरेक्ट बुंदेलखंड का प्रशासक नियुक्त किया। बताओ अब क्या करें। अब ये भी उसके बचपन में ये भी कहीं लिखा नहीं है कि इसने सैनिक प्रशिक्षण लिया था, तो इसका सीधा मतलब है कि पेशवे के पुणे के कार्यालय में ये कारकुन था, लेकिन कर्तृत्ववान होगा, इसलिए बाजीराव ने उसको उठाया। चंबल में दशपिंड करके शिंदे परिवार सबलगढ़ पहुंचे हैं, यानी पहले 10 दिन के पूर्ण विधि चंबल के तट पे ही हुए। चंबल के तट पे ही 13वां दिन का दशक क्रिया विधि भी वहां पे हुआ। बेचारी हमारी माता भागीरथी बाई, उसको पुत्र सुख ज्यादा नहीं मिला। 8वें या 9वें दिन ही ये जो नवजात अभ्रक था उसका देहांत तो हो गया। अब हम समझ सकते हैं कि नवजात शिशु या ये नवजात अभ्रक 8-10 दिन में अगर उनका मरण होता है और अगर वो जीवित नहीं रह पाते तो क्या क्या कारण हो सकते हैं हम जानते हैं। मित्रों, ऐसे लाखों दत्ताजी शिंदे जैसे वीर हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। 2000 साल का इतिहास है। उन सभी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और त्रिवार सबको नमन। वंदे मातरम।